नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे विषाणु से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं और उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जिनमें वायरस जनित रोगों के अंदर बड़ी माता, जिसे स्मॉल पॉक्स के नाम या चेचक के नाम से जाना जाता है, जो वायरस से जनित रोग होते हैं। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स और चेचक। अगर चेचक के हम रोग कारक की बात करें तो वो होता है वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस इसका रोग कारक होता है। और संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी के संपर्क में आने से संक्रमित वस्तु से, या तो व्यक्ति रोगी के संपर्क में आता है तब फैलता है, या संक्रमित वस्तुओं से ये फैलता है। और इसके लक्षण की अगर बात करें तो पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे दाने का निर्माण होता है। हमारे शरीर के ऊपर दाने से बन जाते हैं और संक्रमण ठीक होने के बाद त्वचा पर ये गड्ढों के रूप में पाए जाते हैं। तो उनके गड्ढे बन जाते हैं, जहाँ पे वो दाने से बनते हैं वहाँ पे गड्ढे बनने शुरू हो जाते हैं। अगर उपचार की अगर बात करें तो वो लक्षणात्मक उपचार होता है। और इसके वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन का नाम होता है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन, जो एडवर्ड जेनर के द्वारा इसकी खोज की गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमने देखा था कि बड़ी माता या चेचक के अंदर हमने देखा था जो रोग कारक होता है वह वेरियोला वायरस होता है। और संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी के संपर्क में आने से या संक्रमित वस्तुओं से ये फैलता है। और लक्षण के अंदर देखा कि पूरे शरीर पर क्या होता है कि संक्रमित तरल से भरे दाने का निर्माण होता है, जो संक्रमण ठीक होने के बाद में वहाँ त्वचा पर गड्ढे बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं छोटी माता या चिकन पॉक्स के नाम से इसको जाना जाता है। छोटी माता या चिकन पॉक्स, इसका अगर जो रोग कारक है उसकी बात करते हैं तो वो होता है, रोग कारक होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस। और इसके संक्रमण की अगर बात करें तो वही संक्रमित वस्तुओं से या रोगी के संपर्क में आने से ये फैलता है। और इसके लक्षण की अगर बात करें तो तेज बुखार होता है, पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से युक्त गहरे लाल रंग के दाने बन जाते हैं, जो कि संक्रमण मुक्त होने पर ठीक हो जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो दाने तो बनते हैं लाल रंग के, वो संक्रमण जब ठीक हो जाता है तो वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। अगर उपचार की बात करें तो वो होता है लक्षणात्मक उपचार इसके अंदर होता है। अब नोट इसकी बात करें कि बड़ी माता या स्मॉल पॉक्स का विश्व से उन्मूलन हो चुका है। इसका विश्व से उन्मूलन हो चुका है। चिकन पॉक्स जीवन में एक बार ही होता है, इसके बाद शरीर एंटीबायोटिक बन जाने से कारण दोबारा नहीं होता है। यह हमारे जीवन के अंदर सिर्फ एक बार ही होता है स्मॉल पॉक्स, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं डेंगू। डेंगू के अगर रोग कारक की बात करें तो वो होता है डेंगू वायरस। डेंगू वायरस जो होता है इसका रोग कारक होता है। और रोग वाहक जो होता है वो होता है एडीज इजिप्टाई मच्छर। एडीज इजिप्टाई मच्छर। तो रोग कारक और रोग वाहक दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर रोग कारक की बात करें तो डेंगू वायरस होता है, और रोग वाहक की अगर बात करें तो एडीज इजिप्टाई मच्छर। दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, तो ध्यान में रखना है इनको। अगर संक्रमण की हम बात करें तो संक्रमित जो मच्छर के काटने से यह होता है। और लक्षण के अंदर हम देखते हैं तो लक्षण प्रथम अवस्था में प्रारंभिक 4 या 5 दिन तक तेज बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, हड्डी तोड़ बुखार होगा, मतलब बहुत तेज बुखार होगा उसके। और द्वितीय अवस्था 4 से 5 दिन बाद प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है। जो हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या में कमी आने लगती है, और रक्त जो होता है वो पतला हो जाता है। और अतिरिक्त रक्त स्राव होने लगता है। रक्त दाब कम हो जाने से रोगी बेहोश या कोमा में जा सकता है। तो ये बहुत घातक बीमारी होती है डेंगू। और इसके लक्षण या उपचार की बात करें तो वो होता है लक्षणात्मक उपचार होता है। डेंगू का रोग कारक होता है वो डेंगू वायरस होता है। और रोग वाहक की बात करें तो एडीज इजिप्टाई मच्छर होता है। और संक्रमण की अगर बात करें तो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। और
प्रथम अवस्था में 4 से 5 दिन में तेज बुखार होगा, शरीर में दर्द और हड्डी तोड़ बुखार होगा। और द्वितीय अवस्था के अंदर हम देखते हैं कि प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आने लगती है, रक्त पतला होने लगता है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है और रक्त दाब कम हो जाता है, जिससे आदमी बेहोश या कोमा में जा सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं पोलियो मैथेलाइटिस। जो पोलियो मैथेलाइटिस, इसके अगर रोग कारक की बात करें तो वो होता है पोलियो वायरस, या हम बोल सकते हैं कि एंटीरो वायरस और या पिकोर्नो वायरस। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है रोग कारक का। और इसके संक्रमण की अगर बात करें तो वो दूषित जल एवं भोजन से संक्रमित होता है। और पोलियो के अगर लक्षण की बात करें तो सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण से डायरिया, जो सर्वप्रथम आंतों में संक्रमण से डायरिया, रोग कारक रक्त से होता हुआ अस्थिमज्जा में संक्रमित करता है, जो हमारे बोन मैरो होता है वो संक्रमण करता है। साथ ही तंत्रिका तंत्र एवं पेशियां भी प्रभावित, जिससे विकलांगता की उत्पन्न होती है, जो विकलांगता की उत्पन्न होती है। और अगर उपचार की बात करें तो उपलब्ध नहीं, अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब बात करते हैं पोलियो। जो इसके अंदर बात की थी वो तो पोलियो मैथेलाइटिस, तो इनको दोनों को ध्यान में रखना है। इसके वैक्सीन की अगर बात करें तो वैक्सीन 2 प्रकार की वैक्सीन होती है, आईपीवी और ओपीवी। आईपीवी जो होता है उसके अंदर फुल फॉर्म होती है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, जिसके खोजकर्ता थे जोनास साल्क। इसमें मृत वायरस को शरीर में इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, जिससे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण या विकास होता है। जो आईपीवी होती है वो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन, इसकी खोज की थी जोनास साल्क ने। इसमें मृत वायरस को शरीर के इंजेक्शन के द्वारा डाला जाता है, जिससे शरीर के अंदर क्या होती है कि एंटीबॉडीज का विकास होता है। और ओपीवी होती है वो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, इसके खोज करते थे साबिन। इसमें जीवित लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता में रहित वायरस को मुख्य टीके के रूप में दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं कि जीवित लेकिन रोग उत्पन्न करने की क्षमता से रहित वायरस का मुख्य टीके के रूप में दिया जाता है। तो इसको फुल फॉर्म भी आपको इनकी ध्यान में रखनी है दोनों की। आईपीवी की होती है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन और ओपीवी की ओरल पोलियो वैक्सीन। तो इनका भी नाम याद रखना है। नोट के अंदर बात करें तो मार्च 2014 में भारत पोलियो मुक्त घोषित किया गया। भारत के अंदर पोलियो मुक्त घोषित किया गया कि एक भी केस नहीं देखा गया 2014 के बाद में भारत के अंदर। अब बात करते हैं मैप्स या गलसुआ। जो गलसुआ रोग होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये भी वायरस जनित रोग है, जिसमें रोग कारक जो होता है वो होता है पैरामिक्सो वायरस। और संक्रमण की अगर बात करें इसके, तो रोगी के संपर्क में आने से या सामान्यतः बच्चों में लेकिन वयस्कों में भी देखा जाता है। लक्षण की अगर बात करें तो पैराटिड लार ग्रंथियों में सूजन जो कि गले में पहुंच जाती है। जो पैराटिड लार ग्रंथि होती है उनमें सूजन देखने को मिलती है। कभी ये वायरस रक्त से होता हुआ जननांगों में भी सूजन कर देता है। जो हमारे जननांग होते हैं उनके अंदर भी ये सूजन आ जाती है। ऐसे में रोगी बाध्य हो सकता है। अगर इसकी वैक्सीन की बात करें तो उस होती है MMR, जो मैम्स, मीजल्स, रूबेला। ये 3 रोग होते हैं, तीनों के अंदर ये एक ही वैक्सीन काम में करती है, MMR। उपचार अगर इसकी बात करते हैं तो लक्षणात्मक उपचार होते हैं। MMR का आपको फुल नाम भी याद रखना है, मैम्स, मीजल्स और रूबेला। अब बात करते हैं मीजल्स या खसरा या रूबेला। जो मीजल्स है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ इसके अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। SSC हो, रीट हो, इस हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और
के मिम्स, खसरा और रूबेला के अगर रोग कारक की बात करें तो वो होता है रूबियोला वायरस। और संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। और लक्षण की बात करें तो चेहरे एवं गर्दन पर गहरे लाल रंग के दाने, तीव्र बुखार और सांस लेने में परेशानी होती है। लक्षण के अंदर चेहरे एवं गर्दन पर लाल रंग के दाने, तीव्र बुखार होता है और सांस लेने में परेशानी होती है। और अगर इसके वैक्सीन की बात करें तो वो भी MMR वैक्सीन काम में ली जाती है। और उपचार के अंदर इसके अंदर बात करें तो लक्षणात्मक उपचार काम में लिया जाता है। अब बात करते हैं रूबेला या जर्मन खसरा के नाम से भी इसको जाना जाता है। रूबेला या जर्मन खसरा, अगर इसके रोग कारक की बात करें तो होता है रूबेला वायरस। और संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से ये रोग फैलता है। और लक्षण के अंदर बात करें तो खसरे के समान ही लक्षण है, जो खसरे के अंदर जो परेशानी होती है वही इसके अंदर देखी जाती है। और इसकी वैक्सीन की अगर बात करें तो MMR वैक्सीन इसी के अंदर काम में ली जाती है। और उपचार के अंदर देखते हैं तो लक्षणात्मक उपचार होता है। वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा स्कूलों या आंगनबाड़ी एवं मदरसों में MR टीकाकरण किया जा रहा है, जिससे 13 तक के बच्चों की मीजल्स एवं रूबेला के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा स्कूलों, आंगनबाड़ी और मदरसों में MR टीकाकरण किया जा रहा है, जिसके 13 वर्ष तक के बच्चों में मीजल्स एवं रूबेला के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। अब बात करते हैं हेफिड्स रोग। हेफिड्स रोग के जो रोग कारक होता है वो हेफिड्स वायरस होता है। और संक्रमण है वो रोगी व्यक्ति से होता है। और इसके लक्षण की बात करें तो मुख के किनारों में घाव हो जाता है, जो मुख के किनारे होते हैं उनके अंदर घाव देखने को मिलता है। और वैक्सीन का बात करें तो हेफिड्स वैक्सीन ही होते हैं और उपचारात्मक लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं एड्स। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है आपको। एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। एड्स की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। और रोग कारक की बात करें तो HIV, इसका रोग कारक जो होता है वो HIV होता है, जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और संक्रमण की अगर बात करें तो रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क या माता से गर्भ शिशु में संक्रमित रक्त चढ़ाने से या संक्रमित सुई से इसका बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। या तो क्या होता है कि कोई रोगी व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क में आए, या माता से गर्भ शिशु में हो सकता है, या संक्रमित रक्त चढ़ाने से भी ये हो सकता है, और या संक्रमित सुई के प्रयोग से ये रोग होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसके लक्षण की अगर बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, व्यक्ति में WBC की संख्या में कमी आने लगती है, तथा धीरे दूसरे संक्रमित होने से व्यक्ति के अंग कार्य करना बंद कर देते हैं और अंततः मृत्यु हो जाती है। और इसके अगर उपचार की बात करें तो उपचार अभी तक उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिडोवुडिन जैसी दवाइयाँ जैसे रोगों में कुछ समय तक तेज संक्रमण से बचाती है। तो ये दवाई जो होती है वो कुछ समय तक संक्रमण को रोक सकती है, लेकिन परमानेंट कोई इलाज नहीं है इसका। वैक्सीन तो उपलब्ध ही नहीं है। परीक्षण की अगर बात करें तो एलिसा परीक्षण इसके अंदर यूज में किया जाता है। एलिसा फुल फॉर्म जो होती है वो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट्रो एक्स है। तो इसका भी आपको नाम याद रखना है। निश्चयात्मक परीक्षण, जिसके अंदर वेस्टर्न ब्लॉट या PCR आधारित बोल सकते हैं इसको। तो आपको इसके परीक्षण को ध्यान में रखना है, जो एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा का फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एक्स से। तो इसको ध्यान में रखना है।
अब बात करते हैं रेबीज या जलबीती। रेबीज या जलबीती रोग कारक की बात करें रेबीज की तो वो होता है रेब्डो वायरस। रेब्डो वायरस इसका रोग कारक होता है और संक्रमण जो होता है वो रेबिड कुत्ते के काटने से ये संक्रमण होता है। और लक्षण की बात करें तो कुत्ते के काटने के बाद घाव पर संक्रमण उत्पन्न या मांसपेशियां प्रभावित, विशेषतः गले की पेशियां, जल निकलने में परेशान तथा स्वयं कुत्ते भी पागल होकर मर जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कुत्ते के काटने के बाद घाव एवं संक्रमण उत्पन्न होता है, मांसपेशियां प्रभावित होती है और गले की पेशियां ज़्यादातर प्रभावित रहती है और जो जल निकलने में भी कठिनाई या परेशानी का सामना करना पड़ता तथा स्वयं कुत्ता भी पागल होकर मर जाता है। अगर वैक्सीन की अगर बात करें तो एंटी रेबीज वैक्सीन इसके अंदर काम में ली जाती है और लक्षण की बात करें तो लक्षणात्मक उपचार किया जाता है उपचार के रूप में। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस। अगर इसके रोग कारक की बात करें तो हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D और E जो इसका रोग कारक होता है। और संक्रमण की अगर बात करें तो दूषित या संक्रमित वस्तुओं से रोगी के संपर्क में आने से होता है। हेपेटाइटिस B और C सबसे ज़्यादा संक्रमक है तो इसको आपको ध्यान में रखना है। B और C सबसे ज़्यादा घातक होता है। अगर लक्षण की बात करें तो यकृत में संक्रमण होने से उनमें सूजन एवं दर्द या पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं अगर उपचार की बात करें तो लक्षणात्मक उपचार होता है। और टीके की अगर बात करें वैक्सीन की तो वो होता है हेपेटाइटिस वैक्सीन काम में ली जाती है। भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जिसने निर्माण रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक से किया गया तथा उसका व्यावसायिक उत्पादन किया गया था तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में हेपेटाइटिस वैक्सीन पहली वैक्सीन थी जिसका निर्माण रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीकी से किया गया था इसको भी ध्यान में रखना है। अत्यधिक मात्रा में शराब या अल्कोहल का सेवन करने पर यकृत या वसा में जमा होने लगता है जिससे यकृत में सूजन आने लगती है। इसे लीवर सिरोसिस या वश्य यकृत संलक्षण भी कहा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं मेनिंजाइटिस क्या होता है। अगर इसके रोग कारक की बात करें तो मुख्यतः जो होता है वायरस लेकिन बैक्टीरिया एवं कवक के कारण भी हो सकता है। मुख्यतः वायरस से होता है लेकिन बैक्टीरिया और कवक से भी होने की संभावना रहती है। और इसके संक्रमण की बात करें तो संक्रमित या दूषित वस्तुओं से होता है या संक्रमित माता इससे शिशु में हो सकता है। और इसके लक्षण की बात करें तो मस्तिष्क आवरण, मेनिंजेज, ड्यूरामेटर एरेक्नॉइड और पायरोमेटर में संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। ऐसे में मस्तिष्क में दबाव पड़ने लगता है जिससे रोगी कोमा में भी जा सकता है तो इसको ध्यान में रखना है। उपचार की अगर बात करते हैं तो वो होता है लक्षणात्मक उपचार इसका होता है। अब बात करते हैं अन्य वायरस से जनित रोग कौन कौन से। एक होता है इबोला वायरस जो होता है वो सर्वप्रथम अफ्रीका में इबोला नदी के पास इसको वायरस देखा गया था। इसमें शरीर में रक्तस्राव अत्यधिक मात्रा में से रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। ये बहुत घातक था। सबसे पहले अफ्रीका में इबोला नदी के ऊपर ये वायरस देखा गया था। और जीका वायरस है। यह जीका वायरस जो कि एडीज मच्छर के द्वारा मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न करता है। इसका संक्रमण तो ठीक हो जाता है लेकिन यदि कोई संक्रमित स्त्री ठीक होने के बाद भी 3 या 4 दिन के दौरान गर्भ धारण कर ले तो ऐसे में जो गर्भ शिशु के सर एवं मस्तिष्क का विकास नहीं होता है जिसे माइक्रोसिफेली कहते हैं। ऐसे शिशु या तो गर्भावस्था में ही मर जाते हैं या जन्म के कुछ समय बाद ही मर जाते हैं। जो जीका वायरस होता है, यह जीका वायरस जो
एडीज मच्छर के द्वारा मनुष्य में संक्रमण उत्पन्न करता है। इसका संक्रमण तो ठीक हो जाता है, लेकिन यदि कोई संक्रमित स्त्री ठीक होने के बाद 3 या 4 दिन के दौरान गर्भ धारण कर लेती है तो गर्भ में शिशु के सर एवं मस्तिष्क का विकास ही नहीं होता, जिसे माइक्रोसिफेली कहते हैं। ऐसे शिशु या तो गर्भावस्था में मर जाते हैं या जन्म के कुछ समय बाद मर जाते हैं। तो जीका वायरस ध्यान रखना है इसका। एक होता है निपाह। निपाह जो होता है वो फल चमगादड़ इसके आश्य होते हैं तथा निपाह वायरस इसका रोग कारक है। 2018 जून में केरल में संक्रमण देखा गया था निपाह वायरस का, तो इसको भी ध्यान में रखना। जो फल चमगादड़ इसका आश्य है, ये फल चमगादड़ से फैला था। अब बात करते हैं सार्स। सार्स जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जो 2002 से 2004 के बीच चीन से फैला था और इसका रोग कारक था सार्स कोवी या कोरोना वायरस, और यह इसको हम किलर न्यूमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी बहुत घातक था। और कोरोना वायरस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखें। धन्यवाद। अगर आपको चैनल वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।